Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हम सी टेट की क्लासेस कर रहे हैं। यहाँ पे हम सी टेट का जो प्रैक्टिस सेट है जो कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया है उनको मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करा रही हूँ। तो आप यहाँ पे इनको अच्छे से समझिएगा। पर्यावरण अध्ययन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, किस तरीके के आपके क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में उनको समझते हैं। मैंने आपको जो ऑनलाइन परीक्षा में आई हुए आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको मैंने करा दिया है, तो आप इनको देख लेना। और साथ ही मैंने यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी करा दिया है, आप इनको देख लेना प्लेलिस्ट में जा कर के। और मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मैंने आपको यहाँ पे 2011 से लेकर 2021 तक के मैंने आपको यहाँ पे करा दिए हैं 10 ईयर्स, आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है। आपको बताना है ऐसा कौन सा जानवर है जिसका जो आगे का दांत होता है वह पूरी जिंदगी भर क्या होता है, बढ़ता रहता है। तो कौन सा जानवर हो जाता है यह बताना है आपको। तो वह आपकी बिल्ली हो जाती है। ऑप्शन 2 आता है गिलहरी होती है। ऑप्शन 3 आता है सांप होता है। ऑप्शन 4 आता है बाघ होता है। तो ऐसा कौन सा यहाँ पे जानवर हो जाता है जिसका जो दांत है वह पूरी जिंदगी भर आगे की तरफ बढ़ता रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2। वह आपकी क्या होती है, गिलहरी होती है। जो गिलहरी होती है उसका दांत क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। और एक ऑप्शन में भी आपको यहाँ पे चूहा दे दिया जाए तो चूहा होता है, उसका भी आगे का जो दांत होते हैं वह बढ़ते रहते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं पहचानिए। मधुमक्खी की आपको विशेषता बतानी है। तो सबसे यहाँ पे फर्स्ट पे आता है कि केवल रानी मक्खी ही क्या देती है, अंडे देती है। ऑप्शन 2 आता है कि नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है। जो नर मक्खी होती है वह कार्यकर्ता के रूप में उसकी कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। ऑप्शन 3 आता है यहाँ पे कि सभी मादा मक्खी क्या देती हैं, अंडे देती हैं। ऑप्शन 4 आता है कि कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, इसकी विशेषताएं बतानी है, तो इसका आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाता है यह बताना है आपको। तो जो केवल रानी मक्खी होती है वह अंडे देती है, तो यह बात आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पे बिल्कुल सही बात हो जाती है। रानी मक्खी क्या देती है, अंडे देती है। आगे हम बात करते हैं कि नर मक्खी होती है वह कार्यकर्ता के रूप में उसकी कोई विशेष भूमिका नहीं होती। तो यह बात बिल्कुल सत्य है कि जो नर मक्खी होती है उसके कार्यकर्ता के रूप में उसकी कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। आगे हम बात करते हैं सभी मादा मक्खी अंडे देती हैं, तो यह बात गलत है, सभी मक्खियां अंडे नहीं देती हैं। यहाँ तक बात क्लियर। ऑप्शन यहाँ पे 4 आता है आपका कि कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ती में लेकर आती है। तो यह बात सही हो जाती है। यहाँ पे आपका ए, बी और डी सही आंसर हो जाते हैं। ए आपका ऑप्शन ए, बी और यहाँ पे आपका यह डी, सी नहीं है। ठीक, चलिए यहाँ पे ए बी डी सही हो जाता है। इसका सही आंसर क्या होता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इतना आपको ध्यान रखना है कि जो सभी मादा मक्खी होती हैं वह अंडे देती हैं, यह आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है। आपको बताना है, इसी तरीके के आपके क्वेश्चंस बनते हैं, आपको इनको अच्छे से समझ करके चलना है। क्वेश्चन 3 आता है कि झूम खेती है। झूम खेती के बारे में बताना है, क्या है झूम खेती। तो ऑप्शन 1 आता है कि यह आपकी जैव खेती होती है। झूम खेती क्या है, जैव खेती है। ऑप्शन 2 आता है कि काट और दग्ध खेती है। ऑप्शन 3 आता है कि कीटनाशकों का सीमित उपयोग है। ऑप्शन 4 आता है कि रासायनिक खाद का सीमित उपयोग है। तो झूम खेती है, झूम खेती के बारे में बताना है क्या है। तो झूम खेती की हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2। यह आपकी क्या होती है,
काट और दग्ध खेती होती है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। झूम खेती क्या होती है? काट और दग्ध खेती हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, आपको बताना है कि रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार यहाँ पे बताना है कि शोध करने के लिए मिला है। रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार है वह शोध करने के लिए मिला है। तो ऑप्शन 1 आता है आपका कि डेंगू मच्छर से फैलता है। डेंगू किससे फैलता है? मच्छर से फैलता है। ऑप्शन 2 आता है कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। ऑप्शन 3 आता है आपका कि जो चिकनगुनिया है वह किससे फैलता है? मच्छर से फैलता है। ऑप्शन 4 आता है कि प्लेग होता है वह किससे फैलता है? पिस्सुओं से फैलता है। तो रोनाल्ड रॉस ने 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है वह किस के शोध पर मिला है, यह बात आपको यहाँ पे बतानी है। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है कि जो मलेरिया किससे फैलता है? मच्छर से फैलता है। इस बात के लिए 1902 में रोनाल्ड रॉस को क्या मिला है? यहाँ पे इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। किसके लिए? मलेरिया मच्छर से फैलता है, इस बात का शोध करने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, आपको बताना है कि सिनकोना के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है? सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? तो हम जड़ का प्रयोग करते हैं, छाल का प्रयोग करते हैं, पत्ते का करते हैं या फिर बीज का करते हैं। तो सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग हम मलेरिया के उपचार के लिए करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होता है हम किसके रूप में करते हैं? तो छाल के रूप में हम प्रयोग करते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है कि जो सिनकोना पेड़ होता है उसकी छाल के रूप में उसका हम प्रयोग करते हैं किसमें? मलेरिया रोग में। ठीक, मलेरिया रोग के उपचार में। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है, आपको बताना है कि सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है। सांप के जो जहरीले दांत होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कसक कहते हैं, उनको हम विषदंत कहते हैं, उनको हम कृतक कहते हैं यानी छेदक कहते हैं, या फिर उनको हम सल्क कहते हैं। सांप के जो जहरीले दांत होते हैं उनके बारे में बताना है, उनको हम क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम विषदंत बोलते हैं, फंक्स बोलते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। जहरीले दांतों को हम क्या बोलते हैं? विषदंत बोलते हैं। जो सांप के आगे के जो 2 दांत होते हैं वह कैसे होते हैं? बहुत ही ज़्यादा जहरीले दांत होते हैं। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो सांप होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं, बहुत ही जहरीले आपके 4 प्रकार के सांप हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है, आपको बताना है कि पश्मीना ऊन, यह सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं, मैंने उनको यहाँ पे लिया है, तो आप इनको अच्छे से समझ के चलिएगा। इसी तरीके के आपके सभी क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है, यह बात बतानी है कि जो पश्मीना ऊन है आपकी, वह किस जानवर से मिलती है? तो यह भेड़ से मिलती है, ऊंट से मिलती है, बकरी से मिलती है या फिर अल्पैका से मिलती है। तो पश्मीना ऊन की बात की गई है यहाँ पे, किस जानवर से यह मिलती है? तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाता है। जो पश्मीना होती है वह किससे मिलती है? तो यह आपकी बकरी हो जाती है। बकरी पर जो ऊन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पश्मीना ऊन बोलते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 8 आता है कि पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं, और निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं? यह बात आपसे यहाँ पे पूछी है कि पक्षी विभिन्न प्रकार के क्या बनाते हैं? घोंसले बनाते हैं, तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का क्या करते हैं? विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। और निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं? तो वह आपका क्या होता है? कौवा होता है, बसंत गौरी होती है, या शक्करखोरा होता है, या फिर आपका दर्जी पक्षी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताना है क्या होता है? तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं?
इसको हम बसंत गौरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बसंत गौरी कहते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। यह जो होती है, यह पक्षी होती है, यह जो पेड़ के तने होती हैं उनमें अपना घोंसला बनाती है। इतना ध्यान रखना है। कौन सी पक्षी? बसंत गौरी। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आ जाता है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप है। निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप होता है? आपको बताना है। यह आपका सतरिया नृत्य होता है, यह आपका रौफ नृत्य होता है, यह आपका चिराव नृत्य होता है, या फिर आपका गरबा नृत्य होता है। मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य की हम बात करते हैं तो कौन सा नृत्य हो जाता है? तो जो मिजोरम है आपका, यहाँ पे मिजोरम राज्य में कौन सा नृत्य होता है? चिराव होता है, चिराव डांस होता है। आपको ध्यान रखना है, कई बार यह पूछा जा चुका है। आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि जो चिराव नृत्य होता है कहाँ का है? यह आपका मिजोरम का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है। आपको बताना है कि जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है, तथा कक्षा 5 के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा कि शिक्षक का उद्देश्य क्या है। जो हम भोजन खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है, तो कक्षा 5 के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा करने के लिए एक शिक्षक ने कहा था कि शिक्षक का उद्देश्य क्या है। यह बात आपसे पूछी है। क्या पूछना है कि उन्होंने बोला कि जो शरीर के अंदर क्या होता है जब हम भोजन खाते हैं, इस चीज़ के बारे में। तो इसका ऑप्शन 1 आता है कि पाचन प्रत्ययों के विषय में विद्यार्थियों की जो कल्पनाशीलता होती है उसका विकास करना है। ऑप्शन 2 आता है कि प्रश्न के सही उत्तर प्रतिपादित करने में विद्यार्थियों में क्या करना? मदद करना है। ऑप्शन 3 आता है कि विद्यार्थियों के अंतर्बोध विचारों का अन्वेषण करना, जिसके द्वारा विद्यार्थियों में विचारों की कल्पनाशीलता का सृजन करता है। ऑप्शन 4 आता है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपको बताना है। जो हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है, तो कक्षा 5 के विद्यार्थी से इस विषय पर चर्चा करने के लिए एक शिक्षक ने कहा। तो शिक्षक का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 3। उनका उद्देश्य हो जाता है कि विद्यार्थी के अंतर्बोधि विचारों का अन्वेषण करना, जिसके द्वारा वह विद्यार्थियों में क्या करना? विचारों की कल्पनाशीलता का सृजन करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर? ठीक, यहाँ तक मैंने आपको टॉप 10 क्वेश्चंस कराए हैं। आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरीके से।